CH21 मेरे परिवार का हिस्सा। चिल्लाने गुस्सा करने के बाद रिया उन दोनों को दवा देकर कमरे में सुला देती है और खुद से ही कहती है कि तुम दोनों की इस समस्या का हल वह खुद करेगी और वह खुद उन अमीर बच्चों से बात करने भी जाएगी। यह सब सोचने के बाद रिया भी अपने रूम में जाकर सो जाती है। जब सुबह आदर्श निखिल दोनों उठते हैं तो रिया उन दोनों को चेतावनी देते हुए कहती है कि आज दोनों को यहाँ पर रुक के बस आराम करना है और कॉलेज जाने के बारे में गलती से भी ख्याल आया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। रिया की बातें सुनने के बाद दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं। तभी शुभम दोनों से कहता है कि दोनों इसकी बात मान लो तो ही भला है, नहीं तो उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और यह गुस्से में बहुत ज्यादा खतरनाक भी लगती है। रिया कहती है कि भैया बस चुप हो जाए और इन दोनों को आराम करने दे। ये सब बोलने के बाद रिया नाश्ता करती है और नाश्ता करके वह कॉलेज चली जाती है। निखिल आदर्श दोनों नाश्ता करने के बाद अपने रूम में जाकर आराम करने लगते हैं और शुभम भी अपने काम पर निकल जाता है। रिया कॉलेज में जाने के बाद उन अमीर बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है कि वह स्पोर्ट्स की फीस कम कर दे और कॉलेज के ग्राउंड में गरीब बच्चों को भी स्पोर्ट्स खेलने की इजाजत दे दे। पहले तो अमीर बच्चे सभी उसे मना कर देते हैं पर तभी उसमें से एक लड़का कहता है एक शर्त पर हम स्पोर्ट्स की फीस कम कर सकते हैं। रिया कहती है कौन सी शर्त पर? वह अमीर बच्चा कहता है कि कॉलेज में होने वाला जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा और इस डांस के बारे में तुम किसी को भी नहीं कहोगी। डांस के बाद जिसे समझाना हो या जिसे बताना तुम बता सकती हो पर उससे पहले तुम इस डांस का जिक्र अपने किसी भी दोस्त से नहीं करोगी। रिया कहती है ठीक है, मंजूर है मुझे। तब अमीर बच्चे कहते हैं ठीक है, तब हम स्पोर्ट्स की फीस कम कर देंगे पर अमीर बच्चों के साथ उन गरीब बच्चों को ग्राउंड में खेलने नहीं देंगे। हमारे खेल के चले जाने के बाद वह खेल सकते हैं पर हमारे रहते हुए वह नहीं खेल सकते हैं। रिया कहती है कोई नहीं, इस समस्या का हल वो खुद निकाल लेगी। अब बोलकर वहां से चली जाती है और एक ग्राउंड का पता करती है और उस ग्राउंड को वह खरीद लेती है निखिल आदर्श दोनों के नाम से, पर यह बात उन दोनों को पता ना चले इसलिए वह यामिनी से कहती है कि वह उन दोनों से कॉल करे, कह दे कि उन दोनों की बात कॉलेज वाले मान लिए हैं और उन दोनों को एक ग्राउंड दिए हैं खेलने के लिए और स्पोर्ट की फीस कम भी कर दिए हैं, जिसके कारण आप गरीब बच्चे भी होने वाले स्पोर्ट्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। जब ये बात आदर्श निखिल को पता चलता है तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमने अपनी बात मनवा ही ली। आखिर में ये बोलकर यामिनी कॉल कट कर देती है और वह रिया से कहती है कि यह बात तुम भी बता सकती थी पर तुमने क्यों नहीं बताया। रिया कहती है क्या हुआ, मैं बताऊं या तुम बताओ, बात एक ही है ना। यामिनी कहती है रिया सच में तुम बहुत अच्छी हो पर तुम दिखाना नहीं चाहती हो। रिया कहती है ठीक है कोई। तभी यामिनी कहती है ये बात बताओ वह स्पोर्ट्स की फीस कम कैसे कर दी है। रिया कहती है एक शर्त पर। यामिनी कहती है कौन सी शर्त पर? रिया कहती किसी से बताना नहीं। यामिनी कहती है ठीक है। रिया कहती है कि मैं मुझे एक अमीर लड़के के साथ डांस करना है कॉलेज के होने वाले प्रोग्राम में और कुछ भी नहीं। यामिनी कहती है ये बात तुमने निखिल को बताया? रिया कहती है नहीं, डांस के बाद में उसे बता दूंगी। यामिनी कहती है ठीक है, और ग्राउंड तुमने खुद खरीदा था ना? रिया कहती है हाँ। यामिनी कहती है ये बात तुम कब बताओगी? रिया कहती है वक्त आने पर। यामिनी कहती है ठीक है। यामिनी कहती है रिया मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगी उन दोनों को देखने की दोनों पागल कैसे हैं और दोनों का तबीयत कैसा है। रिया कहती है ठीक है, मेरे साथ ही चलना। यामिनी भी कहती है ठीक है और कॉलेज खत्म होने के बाद यामिनी रिया के साथ उसके घर जाती है। घर जाने के बाद यानी की मुलाकात सबसे पहले शुभम से होती है और रिया यामिनी का परिचय देते हुए शुभम से कहती है कि शुभम यह मेरी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी दोस्त यामिनी है। यामिनी और यह मेरे शुभम भैया हैं। यामिनी और शुभम दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। शुभम तो यामिनी को बस टकाटक देखते ही रह जाता है और रिया उसे लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद यामिनी निखिल और आदर्श से मिलती है और उन दोनों को ठीक देख वह भी खुश हो जाती है। चारों दोस्त आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं। उन दोनों को बातें करते करते आपस में शाम हो आता है और यामिनी सबसे कहती है कि शाम हो गया, अब मैं अपने घर जाती हूँ। तभी शुभम कहता है शाम हो गया, अकेले कैसे घर जाओगी, या यहीं पर रुक जाओ, या कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रिया कहती है यामिनी रुक जाना, यहाँ पर कह तो मैं तेरे घर पर बात कर लूँ। तभी यामिनी उदास होते हुए कहती है कि मेरे घर पर तू किससे बात करेगी। रिया कहती है तेरे परिवार वालों से। यामिनी कहती है मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है। और तीनों के साथ शुभम भी आश्चर्य यामिनी की तरफ देखता है और तीनों कहते हैं कि तूने यह बात हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया। यामिनी कहती है जिस बात को करने से दर्द या तकलीफ हो उस बात को किसी से बताने से क्या फायदा होगा, और कौन सा बताने से मेरे परिवार वाले मेरे पास आ जाएंगे। ये सब बोलने के बाद यानी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसको उदास देख सब उदास हो जाते हैं। तभी रिया कहती है कि यामिनी आज के बाद तू मेरे साथ रहेगी क्योंकि आज से और अभी से तू मेरे परिवार का हिस्सा है। यामिनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है जिसे देख सब खुश हो जाते हैं और सबके साथ साथ शुभम भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज से यामिनी उन सबके साथ उसी घर में रहने वाली थी। यामिनी रिया को थैंक्स कहती है। तभी रिया कहती है कि दोस्ती में सॉरी नो थैंक यू, और सब आपस में हंसने मुस्कुराने लगते हैं। CH22 यामिनी को पसंद करना। सब रात का खाना एक साथ खाते हैं और एक साथ बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। बातें करने के बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और जब सुबह होती है निखिल और आदर्श दोनों रिया से कहते हैं कि अब हम दोनों ठीक हैं। रिया कहती है हाँ पता है। तो निखिल कहता है कि तो अब हम दोनों अपने घर जा सकते हैं। रिया कहती है रोका कौन है। रिया की ऐसी बातों पर निखिल चिढ़ जाता है और आदर्श हंसने लगता है। रिया कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, अब जब दोनों ठीक हो तो दोनों को अब अपने घर जाकर आराम करना चाहिए, वरना निखिल तुम्हारी मम्मी परेशान होंगी और आदर्श तुम्हारे परिवार वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं और सुबह का नाश्ता करने के बाद दोनों सबसे पहले अपने अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से मिलते हैं और उसके बाद कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद यामिनी उनके फोन पर एक मैसेज करती है। वह मैसेज उस स्पोर्ट्स ग्राउंड का था जो आदर्श और निखिल को मिला था। मैसेज मिलते ही दोनों कुछ बच्चों को लेकर उस ग्राउंड में चले जाते हैं और जाकर देखते हैं तो पता चलता है ग्राउंड ज्यादा साफ सुथरा नहीं था, वहां पर ढेर सारी घास जमे हुए थे जिसे देख के सारे बच्चे उदास हो जाते हैं। तभी निखिल सबसे कहता है कि क्या हुआ, ये हमें ग्राउंड मिला है, इसे हम अपने जैसे बनाएंगे, इसे हम साफ सुथरा करके एक अच्छा और क्लीन ग्राउंड बनाएंगे जो सिर्फ हम बच्चों का होगा ना कि किसी और का। सारे बच्चे निखिल के हाँ में अपना सर हिलाने लगते हैं और एक एक करके सब साफ सफाई का काम चालू कर देते हैं। काम तो बहुत ज्यादा था और एक दिन में खत्म होने वाला भी नहीं था, इसलिए सब बच्चे तय करते हैं कि कॉलेज से आने के बाद एक घंटा वह रोज यहाँ पर साफ सफाई करेंगे जिससे ये ग्राउंड कुछ हफ्तों में एकदम साफ सुथरा और अच्छा बन जाएगा, जिसके बाद वहां पर अपने अपने स्पोर्ट्स की तैयारियां कर सकेंगे।
और इधर दूसरी तरफ यामिनी और रिया दोनों अपना सुबह का नाश्ता करने के बाद कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद दोनों अपनी सारी क्लास अटेंड करते हैं और कॉलेज के बाद जब दोनों आदर्श और निखिल से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ थे जो आज कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए। तो दोनों कहते हैं कि आज वह ग्राउंड गए थे। देखने पर पता चला कि ग्राउंड ज्यादा साफ सुथरा नहीं था, उसे साफ सुथरा करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा और वह कॉलेज के बाद सारे बच्चे रोज जाएंगे तो ग्राउंड जल्दी साफ सुथरा हो जाएगा। उन दोनों की यह बातें सुनकर रिया कहती है 1 हफ्ते तक सबको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आज रात में वह वहां पर जाकर ग्राउंड को एकदम क्लीन कर देगी, तुम दोनों और सभी बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिया के ये कहने पर निखिल और आदर्श दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं कि अच्छा हुआ जो तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं। आदर्श खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी एक दोस्त वैम्पायर है जो हमारी मदद की चुटकियों कर सकती है। सब आपस में हंसने मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद यामिनी और रिया कॉलेज के बाद घर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निखिल अपने जॉब पर चला जाता है और आदर्श अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद यामिनी रिया से कहती है कि मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब करती थी और ये तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम इस जॉब को करने से मुझे मना नहीं करोगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ इस घर में मैं रहूं तो अपनी सारी जरूरतें खुद उठाऊं, ना कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के भरोसे रहूं। रिया कहती है कि तुम मेरे भाई को भाई कह सकती हो या तो उसे दोस्त भी मान सकती हो। निखिल और आदर्श की तरह यामिनी कहती है ठीक है तो हम दोस्त हैं। यामिनी की मुंह से यह बातें सुनकर दूर खड़ा शुभम मुस्कुराने लगता है और शुभम कोरिया के ऊपर भी गुस्सा आता है कि वह उसे यामिनी का भाई बनाने के लिए कह रहे थे, पर वह इस बात से खुश होता है कि मैंने उसे अपना दोस्त माना, ना कि भाई। रिया से बात करने के बाद यामिनी अपने जॉब पर जाने के लिए घर से निकलती है तो शुभम उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। यामिनी कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। शुभम कहता है हम दोस्त हैं या नहीं ये बता दो। यामिनी कहती है दोस्त हैं। तो शुभम कहता है तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त की मदद करने से कैसे तो मना कर सकती हो। यामिनी चुप हो जाती है और शुभम कहता है कि बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यामिनी हमें सर हिला देती है और शुभम यामिनी को उसके जॉब पर छोड़ देता है और उससे कहता है कि उधर से जब वह निकले तो उसे फोन कर देना कि अकेले आए। यामिनी कहती है ठीक है। तभी यामिनी शुभम को रोकते हुए कहती है कि शुभ म पर तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है। शुभम कहते हैं हाँ ये भी बात सही है और शुभम अपना नंबर यामिनी को देकर वहां से निकल जाता है मुस्कुराते हुए। शुभम वहां से जब घर जाता है तो घर आने के बाद वह रिया से कहता है कि तुम मुझे कैसे यामिनी का भाई बनाने के बारे में सोच सकती हो। शुभम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिया आश्चर्यचकित रह जाती है और उससे कहती है कि शुभम भैया आपको हो क्या गया, कहीं आप मेरी दोस्त को लाइक तो नहीं करते ना जो ऐसी बातें कर रहे हो। रिया के मुंह से यह सारी बातें सुनकर शुभम चुप हो जाता है और वहां से अपना सर नीचे करके चला जाता है। शुभम को यूं चुपचाप जाता देख रिया कहती है दाल में कुछ काला है, पता तो लगाना पड़ेगा। CH23 मवाली लड़के। रिया ये सब सोच ही रही थी कि उसके पास निखिल का कॉल आता है। निखिल का कॉल देखकर रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह निखिल के कॉल को रिसीव करती है। कहती है हाँ निखिल बोलो क्या हुआ। निखिल कहता है आज रात को तुम उस फील्ड में जाने वाली हो ना। रिया कहती हाँ जाने वाली तो हूँ मैं। निखिल कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रिया कहती है क्यों। निखिल कहता है वैसे ही कुछ समय और मिल जाएगा तुम्हारे साथ बिताने को। रिया मुस्कुराने लगती है। निखिल कहता है अब शर्माना और मुस्कुराना बंद भी करो और बताओ मैं चलूं ना तुम्हारे साथ। रिया के जी हाँ ठीक है, आधे 1 घंटे में तब तुम मेरे घर आओ, हम दोनों साथ चलेंगे तब देखेंगे। निखिल कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, मुझे छोड़कर चले ना जाना। रिया कहती हाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मेरी जिम्मेदारी जो हो। और रिया हंसने लगती है। रिया को यूं हंसता देख निखिल कहता है कि हंस लो मुझ बेचारे के पास पावर नहीं है, शक्तियां नहीं है तो तुम अब मेरे ऊपर हंसोगी ही, तुम्हारे पास शक्तियां जो है। इस पर रिया चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम मेरी पावर मेरी शक्तियों को बीच में क्यों ला रहे हो। निखिल कहता अरे यार बस करो, कितना चढ़ती हो तुम, मजाक कर रहा हूँ। रिया कहती है तो ठीक है तब निखिल का चलो ठीक है मैं फोन रखता हूँ और तुम्हारे घर आता हूँ। रिया कहती है ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर दोनों फोन रख देते हैं। दूसरी तरफ शाम होते ही शुभम अपना फोन बार बार चेक करता है और अपने फोन को अपने से दूर नहीं होने देता है क्योंकि वह यामिनी के कॉल का इंतजार कर रहा होता है। शुभम को बार बार अपना फोन चेक करते और परेशान होते देख रिया उससे कहती है कि क्या बात है भैया, कोई परेशानी है क्या, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और आप अपना फोन को बार बार क्यों देख रहे हो। शुभम कहता है नहीं कुछ भी नहीं सब ठीक है। रिया कहती है ठीक है, तब ये बोलकर रिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है। पर शुभम के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी और वहीं दूसरी तरफ यामिनी अपने जॉब से निकलने पर शुभम को कॉल करना भूल जाती है और पैदल ही घर आने लगती है। शाम हो जाने के कारण उसे रास्ते में कुछ मवाली लड़के मिलते हैं जो उसे परेशान करते हैं और छेड़ने लगते हैं। यामिनी उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे चलती जाती है पर वह मवाली लड़के हैं कि मानते ही नहीं है। हद तो तब हो गई जब वह सब लड़के मिलकर यामिनी को बीच रास्ते में घेर लेते हैं और यामिनी की मदद करने वहां पर कोई नहीं, उस समय कोई नहीं रहता है जो उसकी मदद करे। अपने चारों तरफ उन लड़कों को देख यामिनी डर जाती है। डर के कारण मन ही मन में उसे शुभम की याद आने लगती है कि शुभम ने कहा था कि वह उसे कॉल करे जब अपने जॉब से निकले तब, और यामिनी अपनी इस गलती पर वह मन ही मन में पछताने लगती है। तभी वह सोचती है कि वह अभी कॉल कर देती है पर यामिनी जैसे ही अपना फोन निकालकर शुभम को कॉल करने वाली होती है वह लड़के उसका फोन छीन के नीचे फेंक देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वह मवाली लड़के यामिनी पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तू पुलिस को बुलाने वाली थी, रुक अभी हम बताते हैं तुझको कि पुलिस को बुलाने की सजा क्या होती है। ये बोलकर वह सभी लड़के यामिनी की तरह आगे बढ़ते हैं। यामिनी उन सभी को धक्का देकर दौड़ना चाहती है तो उनमें से एक लड़का यामिनी को नीचे जमीन पर गिरा देता है जिसके कारण हमने के पैरों में चोट आ जाती है और वह रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब शुभम परेशान हो जाता है तो वह सोचता है क्यों ना वह यामिनी का पता अपनी शक्तियों से लगाए। जब यामिनी का पता अपनी शक्तियों से लगाता है तो उसे पता चलता है कि यामिनी किसी परेशानी में है और वह अपनी शक्तियों से तुरंत यानी के पास पहुंच जाता है। पर यामिनी की इस हालत में देखकर शुभम को उन मवाली लड़कों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की या इसे चोट पहुंचाने की, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, अब तुम सब वह अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। शुभम को यूं गुस्सा करते देख पहले तो वह मवाली लड़के डर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम चार और वह एक, तो डरने की क्या बात है। यही सोचकर वह सब बोलते हैं कि तूने भी आकर बहुत बुरा किया है, अब तू सोच कि तेरा अंजाम क्या होगा। शुभम कहता है कि हिम्मत हो तो अब उस लड़की को या मुझे छूकर दिखाओ। शुभम के इस बात पर वह मवाली लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह हमारी हिम्मत देखना चाहता है, अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। ये बोलने के बाद उनमें से एक लड़का आता है और वह यामिनी को छूने के लिए उसके पास जाता है पर वह जैसे
ही यामिनी को छूने वाला होता है। शुभम उसके पास आकर उसे एक घुसा उसके मुंह पर दे मारता है और वह लड़का वहीं पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है। उस लड़के की ये हालत देखकर बाकी 3 मवाली लड़के भी डर जाते हैं, पर वह भी हिम्मत करते हुए जैसे जैसे आगे आकर यामिनी को छूने वाले होते हैं। शुभम उसी तरह किसी के मुंह पर तो किसी के पेट पर तो किसी के पीठ पर इतना जोर का घुसा मारता है कि वह सब जमीन पर गिर जाते हैं और शुभम का घुसा इतनी तेज उन्हें लगता है कि दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे करते करते शुभम सबको मार के जमीन पर गिरा देता है। सारे लड़के अपनी ऐसी हालत देखकर शुभम और यामिनी से माफी मांगने लगते हैं। CH24 बेटा अब तू चुप ही रह जा। जब मवाली लड़के यामिनी और शुभम से माफी मांगने लगते हैं तब शुभम गुस्से से उनको धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद ऐसा तुम लोगों ने दोबारा किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद वह एक नजर यामिनी की तरफ देखता है तो शुभम को पता चलता है कि यामिनी बहुत डरी हुई है और उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जैसे जैसे शुभम यामिनी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तो यामिनी डर के कारण और पीछे हट जाती है। शुभम उसके पास जाते हुए कहता है, डरो नहीं, मैं हूं, मैं शुभम तुम्हारा दोस्त। यामिनी सदमे में बस बड़बड़ाती ही जा रही थी कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास ना आओ, मुझसे दूर रहो, मेरे पास ना आओ। यामिनी की ऐसी हालत देख शुभम को रोना आ जाता है। वह यामिनी को शांत कराते हुए उसे गले से लगा लेता है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, डरो नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ है। यामिनी जब होश में आती है तो वह कहती है, शुभम तुम हो, ये बोलकर उसे गले से लगा कर रोने लगती है। शुभम उसे चुप कराते हुए कहता है, रो मत पगली, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। यामिनी पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। शुभम कहता है, रिया कौन है? एक वैम्पायर न जो रिया है वही मैं भी हूँ, तो बस मैंने अपनी शक्तियों से पता लगा लिया। यामिनी शुभम को धन्यवाद देती है, पर शुभम जब यामिनी को कहता है कि चलो चला जाए और जब यामिनी एक ही 2 कदम आगे बढ़ाती है तो गिर जाती है क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी। उसकी यह हालत देख शुभम को उन मवाली लड़कों पर गुस्सा आ जाता है। शुभम कहता है कि इनकी इतनी हिम्मत, मैं अभी आता हूँ। ये कहते ही शुभम उन मवाली लड़कों के पास जाने लगता है। तभी यामिनी शुभम का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि रहने दो ना, अब घर चलते हैं। शुभम कहता है ठीक है। तब यामिनी शुभम के साथ एक कदम और चलने की कोशिश करती है पर वह चल नहीं पाती है क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी ऐसी हालत देख शुभम कहता है, मैं तुम्हें अपने पेट पर उठा लेता हूँ। यामिनी कहती है, नहीं रहने दो, मैं धीरे धीरे चल लूंगी। तभी शुभम यामिनी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या चल लूंगी लगा रखा है तुमने? अपनी हालत देखी है कैसी हो गई हो, इस पर भी कह रही हो कि मैं चल लूंगी और चला तो जा नहीं रहा है तुमसे एक कदम भी सही से न, और बस बड़बड़ाती जा रही हो कि मैं चलूंगी। मेरा कहा तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? कुछ भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा, इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है? और छोटे बच्चों जैसा जिद करना बंद करो। यामिनी तुम बात तो मानती नहीं हो और परेशानी में भी फंसती हो और उसके बाद जिद भी करती हो और तुम ये सोचते भी हो कि दूसरा तुम्हारी बात भी मानेगा। यामिनी कहती है, मैं बोली कहाँ कुछ रही हूँ, तभी से तो तुम ही बस गुस्सा ही करते जा रहे हो। शुभम कहता है, अब कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है, इतना कम हुआ है क्या? इतना कम बोली हो क्या जो और बोलना चाह रही हो? और चाहती क्या हो? बात तो माना नहीं जा रहा है तुमसे, शिकायतें लेकर तो बस आ जा रही हो तुम। शुभम का गुस्सा देख यामिनी मन में ही कहती है कि बेटा अब तो चुप ही रह जा, तेरा चुप रहने में ही भलाई है क्योंकि यह तो तेरी छोटी छोटी बातों में भी कमियां निकालेगा और तुझ पर गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा। ये सोचकर चुप हो जाती है। यामिनी चुप देख शुभम चढ़ते हुए कहता है कि अब चुप क्यों हो, कुछ बोला नहीं जा रहा है क्या तुमसे? वैसे तो बस बड़ करती हो और जब मैं बोलने को कह रहा हूं तो तुमसे कुछ बोल ही नहीं जा रहा है। अब बोलोगी कि नहीं? मैं तुम्हें अपने पेट पर उठाकर लेकर जाऊं कि ना जाऊं, कुछ तो बोलो तुम। यामिनी अपना सिर हाँ में हिला देती है पर कुछ नहीं बोलती है। उसे ऐसा देख शुभम कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, और उसे अपनी पीठ पर उठाकर अपनी शक्तियों से के सहारे जल्दी से घर आ जाता है। घर में जब शुभम घुसने वाला ही होता है तो रिया और निखिल उसे देख लेते हैं। उसे देखकर बहुत दोनों उसके पास ही आते हैं कि उन्हें यामिनी दिखाई देती है और यामिनी की ऐसी हालत देख दोनों परेशान हो जाते हैं और दोनों एक साथ पूछते हैं कि इसे क्या हुआ और कैसे हुआ, ये ठीक तो है ना? दोनों को एक साथ इतने सारे सवाल पूछते देख शुभम गुस्सा करते हुए कहता है कि अब तुम दोनों यहीं पर सवाल पूछोगे कि मुझे अंदर जाने भी दोगे? दोनों चुप हो जाते हैं और शुभम यामिनी को लेकर अंदर जाता है और उसे सोफे पर बैठा देता है। उसके बाद अपने रूम में जाकर मेडिसिन के डब्बे ले आता है और यामिनी की चोट पर मरहम पट्टी करने लगता है। जब मरहम पट्टी कर लेता है तब निखिल रिया दोनों एक साथ पूछते हैं, अब बताओ कि हुआ क्या है? शुभम यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ मवाली लड़के यामिनी को परेशान किए थे और उनके ही कारण इसका ये हाल हुआ है। ये तो शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंच गया और इसे बचा लिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके पैरों में चोट लगा है, बाकी सब ठीक है। शुभम के मुंह से ये सुनकर कि सब ठीक है, रिया और निखिल के जान में जान आता है और वह दोनों एक साथ कहते हैं कि चलो ठीक है, रिया को ज्यादा चोट नहीं लगा, और दोनों यामिनी से एक साथ ही सवाल करते हैं कि बता अब तू कैसी है और कैसा फील कर रही है? CH25 साथ में अच्छे लगते हैं। निखिल और रिया दोनों को एक साथ सवाल करता देख यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इनसे ही पूछ लो, यही बचाए है, यही सब ठीक किए हैं। मैं तो ज्यादा बोलती हूँ, बकवास करती हूँ, दिन भर खाली बर करती रहती हूँ, फालतू का बोलती हूँ ना, तो मुझसे पूछकर क्या करोगे तुम दोनों? जो ज्ञानी है, जो कम बोलता है, जिनके पास दिमाग है, उनसे पूछो, मेरे पास तो दिमाग की नहीं है, मैं किसी की बात थोड़ी मानती हूँ, मैं तो बस बच्चों जैसे जिद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह महाराज मेरी जिद भी पूरी करते हैं, मैं मुसीबत में भी खुद पड़ती रहती हूँ, जैसे कि यह मेरा शौक है। तुम दोनों मेरी बातें इससे पूछो, ये तुम्हें समझा अच्छे से समझाएंगे, सही गलत बताएंगे, ज्ञान देंगे। मुझसे पूछने से क्या फायदा, मैं क्या बता पाऊंगी? कुछ भी नहीं। ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो? जिसे करना चाहिए उससे करो। यामिनी से ऐसा जवाब सुनकर रिया और निखिल दोनों समझ जाते हैं कि शुभम ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया है, तभी वह ऐसी बातें कर रही है। शुभम को भी एहसास होता है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया यामिनी को। यामिनी को गुस्सा करता देख शुभम वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। उसको जाता देख निखिल रिया को लगता है कि वह गुस्से से जा रहा है और यामिनी को भी ऐसा ही लगता है कि शुभम उसकी बातों से नाराज होकर जा रहा है। और यामिनी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रिया से कहती है कि देखा, अब तूने इससे गुस्सा आ गया, दूसरों को बोलते समय एक बार भी नहीं सोचता है कि उसकी बातें भी किसी को बुरी लग सकती है, दूसरे की बातें बुरी लग रही है तो बस उठ के चल दिए, सुनने की भी हिम्मत नहीं है। यामिनी भी गुस्सा करते हैं जा रही थी, वह भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी और वह बस शुभम की कमियां बता रही थी। रिया निखिल दोनों आपस में बातें करके डिसाइड करते हैं कि निखिल यामिनी के पास रुककर उसे समझाएगा और रिया शुभम के पास जाकर उसे समझाएगी।
शुभम यामिनी से गुस्सा होकर नहीं जाता है बल्कि वह परेशान होकर जाता है कि उसने कैसे इतना ज्यादा उल्टा सीधा यामिनी को बोला है। वह शुभम खुद से नाराज होकर जाता है, ना कि यामिनी से गुस्सा होकर। निखिल रिया दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। निखिल यामिनी के पास रहकर उसकी बातें सुनने लगता है और रिया ऊपर शुभम के रूम में चली जाती है। निखिल यामिनी को समझाते हुए कहता है कि यार उसने तुझे बचाया है, तुझे तो उसका एहसान मानना चाहिए और तू है कि बस गुस्सा करती जा रही है। यामिनी कहती है बचाने के साथ साथ उसने मेरे ऊपर चिल्लाया भी है। निखिल फिर से यामिनी को समझाते हुए कहता है कि जो हमारी फिक्र करता है वही हमारे ऊपर गुस्सा भी करता है और चिल्लाता भी है, समझी तू? यामिनी कहती है हाँ थोड़ा बहुत, और निखिल ऐसे ही करके यामिनी को समझाने लगता है। निखिल के बहुत देर तक समझाने के बाद यामिनी समझ आ जाता है और कहती है कि हाँ निखिल तू सही कह रहा है, मैं ही ज्यादा बोल गई, पर क्या करूं, वह ऐसे ही चिल्ला रहा था कि मुझे भी गुस्सा आ गया, इसलिए मैं भी गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया और इन सब के चक्कर में मैं ये भूल गई कि उसने मुझे बचाया है और मुझे समझाया भी है और मेरा ख्याल भी रखा है, सुरक्षित घर भी लाया है। निखिल कहता है हाँ और तू बस गुस्सा कर रही है। यामिनी कहती हाँ मैं माफी मांग लूंगी। निखिल कहता है अब ये हुई ना मेरी दोस्ती यामिनी वाली बात। यामिनी कहती है हाँ ठीक है। निखिल कहता है कि अच्छा चल ठीक है, तू अपना ख्याल रखना। यामिनी हमें अपना सिर हिला देती है। उसके बाद निखिल ऊपर शुभम के रूम में जाने लगता है। तभी रिया को रूम से बाहर आता देख निखिल रुक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, शुभम का गुस्सा शांत है या नहीं? रिया कहती है कि भैया गुस्सा नहीं थे, वह बस ये सोचकर परेशान थे कि उन्होंने कैसे इतना कुछ यामिनी को बोल दिया, उन्हें खुद से शिकायत है यामिनी से नहीं। निखिल कहता है चलो ठीक है, दोनों में से कम किसी के पास तो अकल है। रिया कहती है हाँ सही कह रहे हो, दोनों ने परेशान कर दिया था यार, जैसे नीचे लड़ रहे थे। निखिल कहता है दोनों कहाँ लड़ रहे थे, बस एक ही तो बोल रही थी, वह भी यामिनी। रिया कहती है हाँ पर यामिनी की शिकायतें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। निखिल पूछता है तुझे अच्छा क्यों लग रहा था? रिया कहती है क्योंकि यामिनी ने पहली बार तो किसी की शिकायत की थी। यामिनी के साथ जब से हम हैं ऐसा कभी हुआ है कि यामिनी ने किसी की शिकायत की हो? ना उसने कभी आदर्श की शिकायत की है, ना उसने कभी मेरी शिकायत की है, ना उसने कभी तेरी शिकायत की है, उसने बस किसी एक की है शिकायत की है आज तक, वह भी शुभम भैया की, और ऐसे तो उसे लड़ता है। छोटे ओआ मैंने पहली बार देखा है यार, उसका ये रूप आज मुझे लगा कि यामिनी के अंदर कोई छोटी जिद्दी और प्यारी सी बच्ची भी है। बड़ों के जैसे दूसरों को समझाते हुए ही देखा था उसे, पर आज छोटों के जैसे लड़ते हुए देखा है, इसलिए मुझे आज अच्छा लग रहा था उसकी शिकायतें सुनकर। निखिल कहता है हाँ यार ये तो सही कहा तूने। निखिल कहता है कि शुभम की शिकायत किसी ने आज तक नहीं की होगी। रिया कहती है हाँ अब पहली बार किया तो कौन किया? यामिनी ने। निखिल हंसते हुए कहता है फिर भी दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे ना? रिया कहती है बहुत प्यारे लग रहे थे और दोनों यही सब आपस में बातें करते हुए मुस्कुराने लगते हैं। CH26 संत महात्मा। रिया निखिल दोनों आपस में बात करके मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी निखिल कहता है रिया कहीं जो हम सोच रहे हैं वह सच तो नहीं है ना? रिया कहती है मतलब? निखिल कहता है मतलब ये कि शुभम कहीं यामिनी को लाइक तो नहीं करता है ना, और उसे खो देने के डर के कारण ही वह इतना ज्यादा गुस्सा यामिनी पर किया होगा कि उसने उसे एक बार भी कॉल करना जरूरी नहीं समझा। रिया कहती है होने को तो कुछ भी हो सकता है, अब तो पता लगाना पड़ेगा तो पता चलेगा ना कि असल में असलियत क्या है। निखिल भी हाँ में सिर हिला देता है। तभी रिया कहती है कि चला जाए, जिस काम को करने के लिए तुम्हें यहाँ पर आए थे उसे भी करना तो जरूरी है ना। तब तक भाई अपने रूम में आराम कर रहे हैं और यामिनी अपने रूम में आराम कर रही है, दोनों को आराम ही करने देते हैं, हम अपने काम पर चलते हैं। अब निखिल भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है चलो अब चलते हैं हम भी, यह बोलकर दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। निखिल रिया पैदल ही चल रहे थे कि रिया कहती है यार तुम कहते तो इससे अच्छा 1 मिनट में अपनी शक्तियों से मैं तुम्हें उस फील्ड तक पहुंचा देती हूँ। निखिल कहता है पगली बात समझ, अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ है और जिस रास्ते से हमें जाना है उस रास्ते पर अक्सर आदमी आया जाया करते हैं, वह सुनसान रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, बस ग्राउंड जहाँ है वहाँ के आसपास का एरिया भरसक सुनसान है, पर उसका रास्ता सुनसान नहीं है और एकदम गहरी रात होने में 1-2 घंटे कम है। रिया कहती है 1-2 घंटे तो हमें वहां तक पहुंचने में चले जाएंगे। निखिल कहता है कि हाँ और उसके बाद वो रास्ता सुनसान हो जाएगा, ग्राउंड वो सुनसान हो जाएगा, आराम से तू अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती है। तब रिया कहती है कि गजब का दिमाग लगाते हो तुम, दिमाग है तुम्हारे पास? निखिल कहता है कि खुद के जैसा समझ रखा है क्या? जो अमीर घर में पैदा हुए तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, सब बना बनाया मिल जाएगा, दिमाग है तभी तो कॉलेज में टॉप करता हूँ ना। इस पर रिया कहती है कि जब तुम ज्यादा बोलते हो तो ये भूल जाते हो क्या कि मैं एक वैम्पायर हूँ, और मुझसे ज्यादा बकवास मत किया करो क्योंकि मुझे बातें बुरी लगी तो मैं तुम्हें उठाकर पटकना चालू कर दूंगी, मालूम है ना? निखिल कहता है मालूम है, पर क्या करें, प्यार करते हैं आपसे ना कि डरते हैं, आप पर गुस्सा भी करेंगे और आपका गुस्सा भी सहेंगे, पर आपसे डर के रहें ये तो आप अपने सपने नहीं सोचिएगा मोहतरमा, आप वैम्पायर हो या नागिन हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, आप तो हमारे लिए फायर फ्लावर दो ना है। रिया कहती है फायर फ्लावर मतलब? निखिल करता है फायर आपका गुस्सा है और फ्लावर जैसी तो आप दिखती ही है, इसलिए कहा हमने आप हमारे लिए फायर फ्लावर दोनों है ना कि वैम्पायर है, तो आज के बाद ये धमकी आप हमें नहीं दे तो अच्छा होगा मोहतरमा जी, और मुस्कुराने लगता है। निखिल की बातें सुनकर रिया को उसके ऊपर गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है, पर प्यार को अपने छुपाते हुए और गुस्सा अपना दिखाते हुए रिया कहती है कि निखिल तुम बहुत बिगड़ चुके हो, बोलते कुछ और हो उसका मतलब बताते कुछ और हो, साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि मैं बहुत बुरी हूँ, आग खींच वाला हूँ, उसमें फ्लावर जोड़कर क्या जताना चाहते हो कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? मुझे सब पता है, तुम मेरी बस बुराई करोगे, तारीफ तो तुम्हारे मुंह से निकल नहीं सकता है कभी। हाँ हूं मैं वैम्पायर। निखिल कहता है कि तो बार बार याद क्यों दिलाती हो मेरे को, याद दिलाकर बताना क्या चाहती हो? रिया कहती है कुछ भी नहीं, बस मैं ये बताना चाहती हूँ और जताना चाहती हूँ कि मुझे कोई आम लड़की समझने की भूल कभी भी मत करना तुम। निखिल कहता वह तो मैं कभी समझता ही नहीं हूँ, तुम्हारा गुस्सा इतना बड़ा है कि इसके आगे कुछ समझ में नहीं आता है, जब लड़ाई करने लगती हो तो मुझे तब तुम्हारी हरकतों से सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि लड़की इतनी बड़ी है और हरकतें इतनी छोटी बच्ची वाली कर रही है, इसका दिमाग लग रहा है दिमाग की जगह ना होकर घुटने में हो। रिया गुस्से कहती है कि अब तुम चुपी रहो और एक शब्द भी ना बोलो तो अच्छा होगा। निखिल कहता है हाँ वह तो मुझे पता ही है, मैं ना बोलूं तो ही अच्छा है, जब मैं बोलता हूं तब बस लड़ाई के अलावा और कुछ होता भी है क्या? रिया कहती है जब फालतू की बातें करोगे तो लड़ाई तो होगा ही ना। निखिल कहता है फालतू का कुछ नहीं बोलता हूं, तारीफ करता हूं, उस तारीफ में भी कमियां निकाल कर लड़ाई करना तुम चालू करती हो और अंत में जाकर दोष किसका निकलता है मेरा? तुम तो बहुत अच्छी हो, बुरे तो हम ही होते हैं। रिया कहती है अच्छा हुआ जो पता चल गया सही कौन होता है और बुरा कौन। तभी निखिल कहता है चलो लड़ाई बंद करो हम पहुंच गए
है ग्राउंड में, तुम अपना काम चालू करो जल्दी से। रिया कहती है इतनी जल्दी पहुंच गए हम लोग। निखिल कहता है जल्दी कहां, पूरे रास्ते लड़ते हुए आए हो, तुमको तो जल्दी ही लगेगा क्योंकि तुमको और जो लड़ाई करना था। रिया मुंह बनाते हुए कहती है हो गया तुम्हारा की, और भी कुछ बोलना है बोलना हो तो बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। अब कुछ नहीं बोलना है तो तुम बस करो, अब मुझे अपना काम चालू करने दो। निखिल कहता है ठीक है अपना काम चालू करो, मैं तो तब भी चुप था, अभी चुप ही रहूंगा। रिया कहती है हाँ बोलती तो मैं हूँ ज्यादा, आप तो संत महात्मा है। निखिल कहता है हाँ मैं तो हूँ, और मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान को देखकर रिया का गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है और वह भी मुस्कुरा देती है और ग्राउंड को अपनी शक्तियों से साफ करना चालू कर देती है। CH27 वह आ गया। साफ सफाई करते समय रिया को अपने आसपास कुछ बुरी शक्तियों का एहसास होता है, जिससे वह बहुत परेशान होती है कि इस ग्राउंड के आसपास कौन सी बुरी शक्तियां हो सकते हैं, कहीं इससे निखिल को कोई खतरा ना हो। रिया को परेशान होता देख निखिल रिया से पूछता है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रही हो। रिया कहती है कुछ नहीं हो गया, अब चलते हैं घर। निखिल भी कहता है हाँ चलो ठीक है। तब रिया निखिल को अपनी शक्तियों से लेकर अपने घर ले आती है। निखिल कहता है कि आज उसे अपने घर अपनी मां के साथ ही रहना है क्योंकि काम और स्कूल की प्रॉब्लम के कारण वह बहुत दिनों से अपनी मां के साथ अच्छे से समय नहीं बिता पा रहा था। रिया कहती है तुम चले जाओगे या मैं तुम्हें छोड़ दूं। निखिल कहता है तुम टेंशन ना लो, ठीक है तब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना और मैं अच्छे से अपने घर पहुंच जाऊंगा। रिया कहती है ठीक है। तब निखिल रास्ते में जाते हुए सोचता है कि अनशन के बाद बीमार पड़ा, बीमारी से ठीक हुआ तो कॉलेज की परेशानियों से घिरा, इन सब चक्कर में मैं अपनी मां से अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहा था, समय ही नहीं मिल पा रहा था। मुझे आज जाकर मिला है, आज जाऊंगा उनके गोद में अपना सर रख के उनसे ढेर सारी बातें करूंगा। यही सब सोचता हुआ निखिल अपने घर जा रहा था। निखिल को अपने आसपास कुछ लोगों की होने की मौजूदगी महसूस हो रही थी, पर जैसे ही वह पीछे देख रहा था तो उसे कोई नहीं दिख रहा था, पर जब वह आगे जा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर बार बार मुड़कर देखने पर किसी का ना दिखने से निखिल को लगता है कि या उसकी गलतफहमी या तो उसका वहम होगा, और वह इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए आगे चला जा रहा था। पर कोई था जो उसका पीछा कर रहा था, यह निखिल की गलतफहमी नहीं हकीकत था, जिसे निखिल अपना वहम मान के आगे चला जा रहा था। दूसरी तरफ रिया जब से ग्राउंड से आई थी वह बस वहां के ही बारे में सोच रही थी, वहां पर जो उसे बुरी शक्तियों का अनुभव हुआ था। बार बार वह सब बातों को याद करते हुए वह सोच रही थी कि क्या हो सकता है ये बुरी शक्तियों का अनुभव मुझे पहले भी महसूस हो चुका था, पहले जब वह मेरे आसपास होता था तो मुझे ऐसी ही बुरी शक्तियों का अनुभव महसूस होता था, कहीं वह फिर से तो नहीं आ गया ना। ये सब सोचते हुए रिया शुभम के रूम में जाती है, आ जाती और कहती है भैया मुझसे आपसे कुछ बातें करना है, आप मेरी बातें सुनेंगे क्या। रिया को यूं परेशान देख शुभम उसे अपने पास बुलाता है और उसे बैठता है और उसको पानी का एक गिलास देते हुए कहता है पहले पी लो। रिया जैसे पानी पी लेती है। शुभम उससे कहता है अब बताओ बात क्या है। रिया कहती है कि उसे बुरी शक्तियों का अनुभव हुआ था, वह सब शुभम को बताती है। शुभम पूछता है क्या ये तुमने पहले कभी भी महसूस किया था। रिया कहती है हाँ, उसके पास होने पर ऐसा महसूस होता था जैसे आज ग्राउंड में हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वह फिर से वापस आ गया हो। रिया की बातें सुनने पर शुभम कहता है क्या वह फिर से आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तभी शुभम रिया से पूछता है कि निखिल कहाँ। रिया कहती है कि वह अपने घर गया। शुभम कहता है कि उसके आने का अनुभव हो गया है और कुछ बुरी शक्तियां आसपास महसूस हो रही है, तो तुम निखिल को अकेले घर कैसे जाने दे सकती थी, उसे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। तुम भूल गई क्या कि वह तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, वह कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे आसपास कोई आए और तुमसे कोई प्यार मोहब्बत करे, समझी ना। उससे निखिल को तुम्हारे दोस्तों को बहुत ज्यादा खतरा है। उसका आने का ही का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अब हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि अब वह आ चुका है, ऐसा ना हो वह पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली बन जाए और हमें उसे हराना और मुश्किल हो जाए। इस बार न जाने वह अपने साथ किस किस को लाया होगा। रिया तुम्हें अब पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा कि तुम्हारे दोस्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वह सबसे पहले किसी के ऊपर वार करेगा तो वह तुम्हारा कोई करीबी होगा। पहले तो तुम्हारा कोई भी करीबी नहीं था, पर अब है एक नहीं तीन है, तो तुम्हें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। रिया हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी शुभम कहता है कि अब जाओ, ये देखो कि निखिल सही सलामत अपने घर पहुंच गया है या नहीं, कहीं रास्ते में उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। रिया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए शुभम के रूम से बाहर आती है और सोचते हुए घर से बाहर चली जाती है। वह बार बार भगवान से यही दुआ कर रही थी कि निखिल को कुछ ना हुआ हो और वह सही सलामत घर पहुंच गया हो, पर अफसोस भगवान ने उसकी दुआ कबूल ही नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ जब रिया रास्ते में पहुंचती है तो वह निखिल को सड़क पर गिरा हुआ पाती है। निखिल के सर पर चोट लगा रहता है, जिसके कारण उसका काफी खून बह गया होता है। रिया निखिल की ऐसी हालत को देखकर डर जाती है और वह उसे बुलाती है, पर उसके बुलाने का कोई फायदा नहीं, निखिल बेहोश हो चुका था। रिया निखिल को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज करवाती है, तो पता चलता है कि वह थोड़ा भी लेट होती तो शायद निखिल की जान को खतरा होता। रिया को अब शुभम की बातें याद आ रही थी कि वह अब आ गया है तो वह सबसे पहले तुम्हारे किसी करीबी पर हमला करेगा या शायद हमला कर चुका होगा। रिया खुद से ही कहती है कि अब उसे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अब वह अपनों की ऐसी हालत नहीं होने देगी जैसी आज निखिल की है। CH28 पुराना दुश्मन। रिया ये सब सोच ही रही थी कि डॉक्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब निखिल ठीक है और आप उसे घर ले जा सकते हैं। रिया हाँ में अपना सिर हिला देती है और निखिल के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। निखिल बताता है कि वह जब जा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था तो उसे कोई नहीं दिखा, तो उसे लगा कि यह उसका वहम होगा और वह आगे चलता गया। तभी अचानक से पीछे से कोई उसके सर पर मार देता है और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता हूँ। ये सारी बातें एक एक करके निखिल रिया को बताता है जाता है। निखिल की बातें सुनने के बाद रिया मन में ही सोचती है कि यह किसी और का नहीं उसका ही काम है, क्योंकि वह अब आ गया है। रिया निखिल से कहती है कि मम्मी तुम्हारी ऐसी हालत देखेगी तो और ज्यादा परेशान होंगी, तुम कॉल पर कह दो कि तुम कुछ दिनों तक घर नहीं आ सकते क्योंकि तुम काम के कारण बाहर जाना पड़ रहा है और तुम मेरे घर पर चलकर आराम करो। निखिल को रिया की बातें सही लगती है और वह रिया की बात मान लेता है। वह फोन करके अपनी मम्मी से ऐसा ही कहता है जैसा कि रिया ने उसे कहने के लिए कहा था। उसके बाद रिया निखिल को लेकर अपने घर जाती है। घर आ जाने के बाद जब शुभम निखिल की ऐसी हालत देखता है, रिया की तरफ देखते हुए आंखों के इशारों से कहता है कि मैंने कहा था ना, वह आ गया तो तुम्हारे किसी करीबी पर हमला करेगा, उसने ऐसा ही किया है क्योंकि वह तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। रिया भी हाँ में अपना सर हिला देती है।
रिया को शांत और परेशान देख निखिल रिया को कहता है कि परेशान क्यों हो रही है पगली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रिया निखिल की तरफ प्यार से देखते हुए उसके सर पर अपना हाथ ले जाती है और उसके सर को सहलाने लगती है। ऐसा करते देख जब निखिल रिया की ओर देखता है, पाता है कि रिया की आंखों में आंसू आ गए हैं और वह इन आंसुओं बार बार छुपाने की कोशिश कर रही है। तभी निखिल कहता है कि तू परेशान क्यों हो रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और डॉक्टर ने कहा था ना कि मुझे आराम करने की जरूरत है, मैं आराम करूंगा तो कुछ दिनों में जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, तू परेशान ना हो। रिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में चलती हूँ। रिया की बातों पर निखिल अपना सर हाँ में हिला देता है और रिया निखिल को लेकर उसके रूम में छोड़ देती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक आवाज दे देना। निखिल कहता है ठीक है। ये सब कहने के बाद रिया निखिल के रूम से बाहर आ जाती है नीचे, जहां पर शुभम उसका इंतजार कर रहा होता है। रिया को देख शुभम पूछता है कि निखिल अब कैसा है। रिया कहती है ठीक है। रिया कहती है भैया मैं अपनी शक्तियों से इसके चोट को ठीक नहीं कर सकती हूँ जैसे पहले किया था। शुभम कहता है देख बहना, हर एक चीज हमारे हाथों में नहीं होता है जो हम सही कर सके, इसलिए इन सब बातों पर ध्यान न दे और यह चोट तो चाहकर भी तू अपनी शक्तियों से ठीक नहीं कर सकती क्योंकि यह तूने नहीं दिया है। जो दर्द तकलीफ तू अपने हाथों से देगी बस उसी को तू अपनी शक्तियों से ठीक कर सकेगी, दूसरे के दिए हुए दर्द तकलीफ को तो ठीक नहीं कर पाएगी। बहना रिया उदासी से अपना सर नीचे झुका लेती है तो कहती है भैया हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या। शुभम कहता है कुछ भी क्यों नहीं, हम निखिल का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और उसे आने वाली आगे की हर मुसीबत से बचा सकते हैं, उसके दर्द कम नहीं कर सकते हैं पर उसके दर्द में उसका सहारा जरूर बन सकते हैं। ये सब बोलकर शुभम रिया को हिम्मत देने की कोशिश करता है, रिया को समझाता है। समझाते हुए शुभम रिया से कहता है कि जा अब तू भी आराम कर ले और आगे से और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। रिया हाँ में अपना सर हिलाते हुए अपने रूम में चली जाती है आराम करने के लिए और शुभम भी यह सब बातें करने के बाद ऊपर अपने रूम में चला जाता है आराम करने के लिए। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ते पर आते हैं तो निखिल की ऐसी हालत देख यामिनी परेशान हो जाती है और उससे ढेरों सारे सवाल करती है कि यह कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ और उसे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। और वह शुभम की तरफ गुस्सा करते हुए भी कहती है कि तुम्हें एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं लगा क्या। शुभम यामिनी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी खुद की हालत खराब थी और मैं तुम्हें ये सब बताकर तुम्हारी हालत और खराब नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और तुम्हें भी आराम की जरूरत थी और निखिल को भी आराम की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम दो। CH29 रिया को धमकी। कॉलेज जाने के बाद रिया को पता चलता है कि कॉलेज में होने वाले इस प्रोग्राम में उसे अमीर लड़कों में से किसी एक लड़के के साथ डांस करना था। वह प्रोग्राम तो कल ही है। रिया यामिनी से कहती है कि अब वह निखिल को इस डांस के बारे में नहीं बताएगी और वरना निखिल का तबीयत और न खराब हो जाए और निखिल तो कॉलेज आ भी नहीं पाएगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। यामिनी कहती है तू उसे क्यों नहीं बताएगी। रिया कहती है कि क्योंकि मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहती हूँ, उसे पता चलेगा मैं किसी और के साथ डांस कर रही हूँ तो उसे बहुत बुरा लगेगा जो मैं नहीं चाहती हूँ। यामिनी कहती है ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वही कर, तू अपने दिल की सुन तू। रिया यामिनी की बातों को सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है, फिर दोनों वहां से बातें करते हुए अपने क्लास की ओर चल देते हैं और अपनी सारी क्लास अटेंड करने के बाद रिया यामिनी जब घर की ओर आ रहे होते हैं तभी अमीर लड़के उन्हें रास्ते में रोक देते हैं और रिया के पास जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपना वादा तो याद ही होगा, या यूं कहें कि तुम्हें अपनी शर्त तो याद होगी, तुम भूल ही तो नहीं होगी ना। रिया कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। अमीर लड़के कहते हैं उसके बाद भी तुम आज घर जा रही हो। रिया कहती है मतलब आज मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्या। अमीर लड़के कहते हैं इस तरह गुस्से होकर बातों का जवाब ना दो, तुम ठीक है जो पूछ रहे हैं उसका जवाब प्यार से और इज्जत से दो, ना कि गुस्से से दो, ठीक है। रिया कहती है चल ठीक है आगे बोलो। अमीर लड़के कहते हैं कि डांस का प्रोग्राम कल है और आज उसकी तैयारी करना है, बिना रिहर्सल के डांस नहीं होता है। रिया कुछ समय सोचने के बाद रिया कहती है कि तुम लोगों के साथ डांस का रिहर्सल मैं आज करूंगी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी यह सारी बातें मान लूंगी, जैसे कि मैं कठपुतली हूँ, तुम जहां जहां कहोगे वहां वहां मैं जाऊंगी, या यूं कहें कि तुम जैसे जैसे नाचोगे मैं वैसे नाचूंगी ना। तुम लोग पागल, जाकर किसी और को बनाना, कल की बात थी तो मैं कल ही करूंगी आज नहीं। अमीर लड़के पहले तो रिया को टेढ़ी निगाहों से देखते हैं जैसे कि इस बात के लिए अभी उसे वह खा जाएंगे, ये जिंदा मार ही देंगे। कुछ देर तक देखने के बाद उनमें से एक लड़का कहता है कि सोच लिया, सोच लो, आखिरी बार कहीं फैसला बदलना हो। तो रिया कहती है मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना फैसला नहीं बदलना है। तो वह अमीर लड़का कहता है तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम आज हम लोगों के साथ डांस का रिहर्सल नहीं करूंगी। रिया कहती है हाँ आखिरी फैसला है। तो अमीर लड़का कहता है कि चलो बाद में अपने फैसले पर पछताना पड़े तुम्हें, ठीक है, हमने जो तुमसे वादा किया था कि डांस के बदले हम स्पोर्ट्स की फीस कम करेंगे वह बात अब तुम भूल जाओ, क्योंकि अब हम स्पोर्ट्स की फीस कम करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। कम करने के बजाय पहले जितना था उससे दोगुना और बढ़ा देते हैं और यह हम कर सकते हैं, ये तुम अच्छे से जानती हो क्योंकि हम स्पोर्ट्स लीडर के साथ साथ इस कॉलेज के अमीर बच्चे भी हैं और हमारे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी भी हैं, तो हमारी बातें आसानी से मान ली जाएंगी, समझी तुम ना। रिया गुस्से से कहती है कि तुम्हारे इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। अमीर बच्चे कहते हैं कि जैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत हो सकती है और हमारी नहीं। ये बोलकर वह सब आपस में हंसने लगते हैं और उनमें से एक अमीर लड़का कहता है कि रिया अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, चाहो तो तुम हमारी बातें मानकर आज हमारे साथ रुक के डांस रिहर्सल कर सकती हो और नहीं रुकना चाहती हो तो मत रुको, तुम्हारी मर्जी पर बाद में अपने फैसले पर अफसोस न करना, ठीक है। यदि आना होगा तो 5 मिनट में कॉलेज के अंदर आज जाना, नहीं आना होगा तो मत आना, तुम्हारा जो फैसला वह तुम जानो। अभी भी हम तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन है, सोच समझकर फैसला लेना। यदि 5 मिनट से एक भी मिनट लेट हुई तो हम अपनी बातों से मुकर जाएंगे और हम इस कोर्स की फीस जैसे कि कह रहे थे बढ़ा देंगे, ये हम कर सकते हैं, समझी ना रिया। और हमने सुना है कि समझदारों को इशारा ही काफी है, तुम समझदार होगी तो हमारी बातें जरूर मानोगी और मूर्ख होगी तो चली जाओगी। वह सब रिया को धमकी देते हुए सारे अमीर बच्चे कॉलेज के अंदर चले जाते हैं और रिया बाहर खड़ी होकर कुछ सोच ही रही होती है कि यामिनी उससे कहती है कि अब तू क्या करेगी। रिया कहती है कि वह सब सोचते हैं कि मुझे धमकी दे सकते हैं, वह सब जानते नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं चाहूं तो चुटकियों इन्हें बता सकती हूं। यामिनी कहती है कि पागल, कुछ तो इंसानों वाली जिंदगी जी ले, हर वक्त गुस्सा और शक्तियों में क्यों रहती है तू। रिया कहती है कि इंसानों वाली जिंदगी ही जी रही हूं, इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रही हूं। उन कमीनों को लगता है कि वह रिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं।
पर वह नहीं जानते कि रिया आग है और आग से खेलने पर इंसान खुद को ही चोट पहुंचाता है। आग को नहीं। यामिनी रिया को शांत कराते हुए कहती है कि गुस्सा मत कर यार, जो करना होगा वह सोच समझ कर गुस्से से नहीं। रिया शांत हो जाती है और कुछ देर तक सोचने के बाद कहती है कि यामिनी तू घर जा, अब मैं डांस के रिहर्सल के बाद ही घर आऊंगी। यामिनी कहती है तू अमीर बच्चों की बात मानेगी क्या? रिया कहती है अभी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। यदि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो ये इतने हरामी है कि स्पोर्ट्स फीस सच में बढ़ा सकते हैं, और वह जब स्पोर्ट्स फीस बढ़ा देंगे तो तुझे पता है ये दोनों फिर से अनशन पर बैठ जाएंगे और तकलीफ बस खुद को ही पहुंचाएंगे सब, और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ तब होगा जब निखिल को मैं इस परेशानी से होते हुए गुजरता फिर से देखूंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अब निखिल को कोई भी परेशानी हो, और यही कारण है कि मैं उनकी शर्त मानने को तैयार हूँ। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि तू सच में बहुत अच्छी है और निखिल से बहुत प्यार भी करती है और अपने दोस्तों के बारे में बहुत सोचती भी है। यामिनी की बातें सुनने के बाद भी रिया चुपचाप उन्हीं पर खड़ी रहती है। यामिनी उसे बाय बोलकर जैसे ही घर की तरफ जा रही थी कि रिया उसे आवाज देते हुए कहती है कि यामिनी तू निखिल का ख्याल रखना, उसे कोई भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताने की कोशिश जरूर करना, और निखिल पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो कोई बहाना बना देना, पर यह मत बताना कि मैं डांस के रिहर्सल के लिए रुकी हुई हूँ। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है जी जरूर, मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगी और मैं निखिल का ख्याल भी रखूंगी, बस तुम परेशान ना होना। रिया में अपना सर हिलाते हुए कॉलेज के अंदर चली जाती है। यामिनी घर की तरफ चली जाती है। CH30 परेशान करना। रिया कॉलेज के अंदर उन अमीर लड़कों के पास जाती है। उसे देखकर वह अमीर लड़के हंसते हुए कहते हैं कि समझदार हो, ये तुमने साबित कर ही दिया, हमारी बात मानकर, नहीं तो तुम्हें तो पता ही था अंजाम कितना बुरा हो सकता है। रिया कहती है मैं बकवास करने नहीं हूँ, रिहर्सल करने आई तो वही किया जाए तो अच्छा होगा, ना कि फालतू बातों पर बकवास किया जाए। उसकी बातों से अमीर लड़कों को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी इस अकड़ को तो हम तोड़ के ही दिखाएंगे। रिया कहती है इतना आसान नहीं है तोड़ना हमें। लड़के कहते हैं देखा जाएगा। तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़का कहता है कि मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो, वहां पर अंदर चलो, रिहर्सल भी करना है, ना कि हम यहाँ पर तुमसे खड़े होकर लड़ाई करना है। रिया कहती है स्टॉप, तुम ही सबने किया है। तभी अमीर लड़के कहते हैं कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, चुपचाप चलो क्लास में रिहर्सल के लिए, और सब क्लास में चले जाते हैं और रिहर्सल चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ यामिनी घर पहुंच जाती है। उसे देख निखिल पूछता है कि रिया क्यों नहीं आई। यामिनी कहती है कि क्लास में अभी उसका कुछ काम बाकी था, वह पूरा करके अभी कुछ घंटों में आ जाएगी। निखिल कहता है ऐसा कौन सा काम बाकी था जो कुछ घंटों बाद आएगी। यामिनी कहती तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रिया बहुत परेशान हो जाएगी। अपनी तबीयत पर ध्यान दो और बकवास कम करो, खाना खाओ, आराम करो, इससे ज्यादा और कुछ ना करो। निखिल कहता है हाँ ठीक है, पर गुस्सा क्यों कर रही हो। यामिनी कहती है कि तुम गुस्सा दिलाने वाली बात ही कर रहे हो तो गुस्सा आएगा ना। निखिल कहता है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करूंगा और मैं आराम करने के लिए रूम में जाता हूँ। यामिनी हाँ में सिर हिला देती है। निखिल को जाता देख यामिनी के जान में जान आता है और वह करती है कितना मुश्किल होता है झूठ बोलना। यार रिया, तेरे कारण मुझे ये भी बोलना पड़ गया, पहली बार मैंने गुस्से में बात किया है। निखिल से क्या सोच रहा होगा वह मेरे बारे में, माफ करना। तो निखिल मैंने तेरे से झूठ बोला, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। रिया जो कर रही है वह बस तेरे लिए कर रही है, किसी और के लिए नहीं। ये बोलकर यामिनी अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ रिया का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वह अमीर बच्चे उसे परेशान करने के लिए एक ही चीज बार बार करा रहे थे और उसे जलील करते हुए बोल भी रहे थे कि इतना आसान है ये स्टेप और तुमसे यही नहीं हो पा रहा है, तुम कैसे कर डांस करोगी। रिया चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती जा रही थी और मानती भी जा रही थी, और वह अमीर बच्चे इसी का फायदा उठाकर उसे बस जलील कर रहे थे और उसके ऊपर गुस्सा कर रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे। सबकी बातें सुनते सुनते हैं रिया को गुस्सा आता है और वह एक ही बार चलाते हुए गुस्से से कहती है कि तुम सब अब बस करो, हद हो गई है तुम सबके के कमीनेपन की, तुम सब तभी से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो और मुझे गुस्सा दिलाने का बस काम कर रहे हो। तब से एक ही स्टेप्स करवाए जा रहे हो, जो अच्छा हो रहा है उसमें इतनी बुराइयां निकाल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ जिसे जितना नचाना चाहोगे वह उतना ही नाचेगी। मैं रिया हूँ, छुट्टियों में तुमको मसल के रख दूंगी। जो घमंड मुझे दिखा रहे हो ना, वह घमंड दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। रिया को गुस्से से बोलता देख कुछ पल के लिए तो सभी अमीर लड़के डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का आगे बढ़कर कहता है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुम समझ सकती हम क्या करेंगे। रिया कहती है बस अब तुम मुझे धमकी देना बंद करो, वरना मैं जो तुम्हारा हाल करूंगी ना, उसके बाद तुम सब किसी को धमकी देने के लायक भी नहीं बचोगे। रिया की बातें सुनकर उन्हें लगता है कि उनकी बात इसके ऊपर कोई असर करने वाली नहीं है, और अमीर लड़के कहते हैं कि आज का हो गया, कल प्रोग्राम है और तुम्हें अच्छे से तैयार होकर आना पड़ेगा। और यह सब बोल वह क्लास से बाहर निकल आते हैं और आपस में कहते हैं कि सही समय पर बाहर आ गए, नहीं तो वह हम लोगों को पीटना चालू कर देती। अब तेरी। उन्हीं में से एक अमीर लड़का कहता है कि पर उसे परेशान करके और जलील करके मजा तो बहुत आया है हम लोगों को, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए। और मेरे बच्चे कहते हैं कि मजा तो बहुत आया है, पर यह मजा सजा में बदलता अच्छा हुआ जो इसके पहले ही हम बाहर आ गए। ये सब बोलकर अमीर लड़के आपस में हंसने मुस्कुराने लगते हैं और वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। क्लास में रिया कुछ समय तक अकेले वहीं पर रहती है। जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वह क्लास से बाहर निकल जाती है और ने घर की तरफ चली जाती है। घर जाने के बाद रिया यामिनी से मिलती है। यामिनी कहती है कि निखिल उसके बारे में बहुत सवाल पूछ रहा था, पर उसने ये कह दिया कि तुझे कुछ काम है इसलिए तुझे आने में लेट होगा। रिया कहती है ठीक है, अब वह कैसा है। यामिनी करती है पहले से बहुत अच्छा है, जाकर एक बार तुम उससे मिल ले, तेरे बारे में ही वह तभी से पूछ रहा था। रिया कहती है कि मैं उससे सुबह बात करूंगी, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रिया को परेशान देख यामिनी समझ जाती है कि वह अमीर लड़के हद से ज्यादा परेशान किए है और रिया अपना ये परेशान वाला चेहरा लेकर निखिल के सामने नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि उसकी ऐसी हालत देखकर निखिल और भी ज्यादा परेशान होगा। इसलिए रिया उससे सुबह में मिलने के लिए कह रही है। यामिनी कुछ देर चुप देख रिया उससे पूछती है कि अब तुझे क्या हुआ। यामिनी कहती है नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है, और कहती है रिया तुम जाकर आराम करो, मैं भी अपने रूम में जाती हूँ। रिया हाँ में सिर हिलाते हुए अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद यामिनी भी अपने रूम में चली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी वैम्पायर लव स्टोरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।